Good morning, dear students. This is Harish Kumar present in this online class through the channel Excellence English Classes. और आज हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट की पार्ट 2 अ हॉर्स एंड टू गोट्स की, जो स्टोरी आर के नारायण की लिखी हुई है। अब जो रियल फन और कॉमेडी है वो इसी पार्ट से स्टार्ट हो जाती है। जो अमेरिकन आने वाला होता है और एक अमेरिकन इंग्लिश बोलने वाला और एक तमिल विलेजर बिल्कुल देहाती लैंग्वेज बोलने वाला, दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तो कौन किसकी बात को समझता है नहीं समझता है, ऑल दिस कन्फ्यूज़न इट्स सीन इन दिस चैप्टर. सो लेट्स सी एंड एन्जॉय दिस कन्वर्सेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैड एक्सप्लेन्ड टिल हेयर. यहाँ तक कल एक्सप्लेन हो चुका था. He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop. Means when he went to the shop and came back to home, he got tired and so he sat down in a corner of a home to take rest. आराम करने के लिए बैठ जाता है, दुकान से आने के बाद थक जाता है इसलिए. His wife said, तो उसकी वाइफ ने क्या कहा? You are getting no sauce today. क्या कहा? यू आर गेटिंग नो सॉस टुडे, यानी आज तुम्हें सॉस चटनी मिलने वाली नहीं है. नॉर एनीथिंग एल्स, ना ही कुछ और. आई कैन फाइंड एनीथिंग टू गिव यू टू ईट. वो क्या कहती है? आज तुम्हें खाने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है. फास्ट टिल इवनिंग, आई इट विल डू यू गुड. शी सेज नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व फास्ट टिल इवनिंग एंड देन यू विल फील गुड. क्या कहा कि शाम तक अब फास्ट करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा. टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ. बकरियां लो और यहाँ से चलते बनो, फूट लो यहाँ से. वो डायरेक्टली यही बोलती है. शी क्राइड एंड एडेड, यानी उसने चिल्ला कर ये कहा और फिर और बात ऐड की उसमें और आगे कहा, डोंट कम बैक बिफोर द सन इज़ डाउन एंड डोंट कम बैक होम बिफोर द सनसेट. क्या कहती है? जब तक दिन रहे तब तक बकरी चराते रहना, घर मत लौटना. ही न्यू दैट इफ़ ही ओबेड हर शी वुड समहाउ कंजर अप सम फूड फॉर हिम. ही न्यू, मुनि जानता था कि अगर वो ओबे करे, उसकी बात को फॉलो करे, तो वो किसी न किसी तरीके से समहाउ कंजर अप कर लेगी, मतलब मैनेज कर लेगी कुछ फूड उसके लिए शाम तक. यानी अगर वो शाम तक ही लौट कर आए तो उसकी बीवी उस टाइम में, दिन भर में कहीं ना कहीं से उसके लिए फूड प्रिपेयर कर लेगी. ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर. और उसे इस बात का ध्यान रखना होगा, केयरफुल रहना पड़ेगा कि उसे आर्ग्यू ना करे, इरिटेट ना करे, बहस ना करे और उसे चिढ़ाए नहीं. बिल्कुल भी ऐसा काम ना करे जिससे उसे चिढ़ हो जाए. Her temper was undependable in the morning but improved by evening time. मतलब उसका जो टेम्पर था, जो उसका नेचर या उसका चिड़चिड़ापन उसकी वाइफ का, वो अनडिपेंडेबल था मॉर्निंग में, यानी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता था, वो ऐसी ही रहती थी मॉर्निंग में. लेकिन शाम तक उसका जो स्वभाव था वो सही हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था. She was sure to go out and work, grind corn in the big house, sweep or scrub somewhere, and earn enough to buy foodstuff and keep a dinner ready for him in the evening. उसने क्या आइडिया लगाया कि वो जाएगी और कहीं काम करेगी. बड़े घर में, एक ही बड़ा घर था मुखिया का, तो वहाँ अनाज पीसेगी, किसी का चक्की चलाएगी, झाड़ू पोछा करेगी और शाम तक डिनर के लिए थोड़ा बहुत फूड स्टफ यानी खाना तैयार कर लेगी. अनलीशिंग द गोट्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, मुनि स्टार्टेड आउट ड्राइविंग देम अहेड एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अनलीशिंग मतलब अनटाई, उसने खोल दिया बकरियों को ड्रमस्टिक ट्री से और वो जाने लगा. ड्राइविंग देम, उनको हाँकने लगा. एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज, अटरिंग मतलब स्पीकिंग, वियर्ड क्राइज यानी जो बकरी चराने वाले करते रहते हैं उनको हाँकते हुए.
फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन यानी उनको आगे चलते रहने के लिए हाँकता रहा। ही पास थ्रू द विलेज विद हिज हेड बोर्ड इन थॉट, उसने गांव को क्रॉस किया और सिर उसका नीचे झुका हुआ था, वो सोच रहा था कुछ, थिंकिंग की वजह से। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और बी अकॉस्टेड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और बी अकॉस्टेड, यानी वो किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। बहुत सारे लोग जो रास्ते में मिलते थे उन्हें अवॉइड करना चाहता था, और बी अकॉस्टेड यानी किसी से बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था। A couple of cronies lounging in the temple corridor hailed him. Couple of cronies मतलब ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन्स, जो लॉन्जिंग मतलब बैठे हुए थे, लेटे हुए थे टेम्पल कॉरिडोर में, मंदिर के आंगन में। हेल्ड हिम, तो उन लोगों ने हेल किया उसे, मतलब राम राम नमस्ते कुछ भी किया हो, राम राम मुनि ऐसे करके। बट ही इग्नोर दियर कॉल, लेकिन उसने किसी की बात को नहीं सुना। ही वॉज जस्ट इन थॉट एंड ही वॉज मूविंग टू ग्रेज हिज गोट्स। द शॉपमैन हैड सेड दैट ही वॉज 70. At 71 only waited to be summoned by God. शॉपमैन ने क्या कहा कि उसकी एज जो थी 70 ईयर्स थी, लेकिन 70 साल की जो एज होती है ऐसी हो जाती है कि भगवान का बुलावा ऊपर से आ जाए, यानी लोग बिल्कुल मरने लायक हो जाते हैं। When he was dead, what would his wife do? He was thinking कि वाइफ क्या करेगी अगर उसकी डेथ हो जाएगी। They had lived in each other's company since they were children, यानी अपने बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही एक दूसरे के साथ में रहे थे। He had been told on their day of wedding that he was 10 years old and she was 8. When they were married, then Muni was 10 years old and his wife was 8 years old. 10 साल और 8 साल की एज थी उन दोनों की, तो चिल्ड्रन डेज से ही साथ में रह रहे थे। प्रोजेनी नन, प्रोजेनी मीन्स चिल्ड्रन, बच्चे उनके कुछ भी नहीं हुए, एक भी बच्चा नहीं था, तो वो दोनों ही थे। Perhaps a large progeny would have brought him the blessing of gods, और कहता है कि अगर बहुत सारे बच्चे होते तो उसे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता रहता, यानी उसकी तरक्की हो जाती। Only on the outskirts did he lift his head and look up. When he had passed the village, जब वो गांव से बाहर चला गया आउटस्कर्ट्स पर, तभी उसने अपना सिर ऊपर किया था। He urged and bullied the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. He urged and bullied, यानी वो बकरियों को अर्ज करता रहा, उन्हें बुली करता रहा, डराता रहा, दूर भगाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि जो बकरियां थीं दे वर मियंडरिंग अलॉन्ग टू द फुट ऑफ द हॉर्स स्टैचू, यानी वो हॉर्स स्टैचू के आसपास में ही मंडरा रही थी, वहीं भटक रही थी, जो गांव के किनारे पर थी हॉर्स स्टैचू। बिकॉज मुनि सैट ऑन द हॉर्स स्टैचू पेडेस्टल एंड दैट्स वाई द गोट्स वर ऑल्सो देयर। ही सेट ऑन इट्स पेडेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी वो उसके पेडेस्टल पर जो उसका चबूतरा होता था, एक सपोज करो ये पेडेस्टल एंड इसके ऊपर स्टैचू बनी हुई थी हॉर्स की, तो यहाँ पर मुनि बैठ जाता था। तो इसका एडवांटेज क्या था? ही कुड सी द हाईवे एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पास थ्रू द hills and gave him a sense of belonging to a larger world. वहाँ से बैठकर उसे बहुत नज़ारा वहाँ से दिखाई देता था, हाईवे का सीन एंड लॉरीज, ट्रक्स, बसेस, सब कुछ वहाँ से गुजरते रहते थे, और इससे उसे सेंस, जो एक एहसास महसूस होता था कि एक बड़ी दुनिया में आ गया है। The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun traveled up.
और जो पेडेस्टल था स्टैचू का, इट वॉज वेरी ब्रॉड एंड ही कुड मूव अराउंड, यानी वो मूव कर सकता था जब जैसे जैसे जो धूप थी, जब सूरज था इधर उधर घूमता रहता था, मतलब धूप अगर इस साइड में आ गई तो पेडेस्टल की दूसरी साइड में बैठ सकता था, जिधर शेड होती थी, जिधर छाया होती थी उस साइड में। ट्रेवल्ड अप एंड वेस्टवर्ड, और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। क्राउच मतलब लेट जाता था उसके घोड़े की बैली के नीचे, यानी उसके जो पेड़ था नीचे साइड में, उसके नीचे भी वो शेड के लिए लेट सकता था, वहाँ भी उसे शेड मिल जाती थी। तो इतना बेनिफिट था हॉर्स का। इट मीन्स वो हर टाइम डेली उस हॉर्स की स्टैचू के प्लेटफॉर्म पर ही बैठता था। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज मोल्डेड आउट ऑफ क्ले। लाइफ साइज मीन्स द साइज ऑफ अ रियल हॉर्स। एक रियल हॉर्स का जो साइज़ है बिल्कुल उसी साइज की स्टैचू बनी हुई थी। मोल्डेड आउट ऑफ क्ले यानी मिट्टी से बनी हुई थी। बेक्ड मतलब पकाई हुई, जैसे कुम्हार लोग बनाते हैं दीपक या मटके, बिल्कुल सेम उसी तरह की मिट्टी से बना हुआ था। बेक्ड बर्न्ड एंड ब्राइटली कलर्ड एंड रियर्ड इट्स हेड प्राउडली। उसका जो हेड था, सिर बिल्कुल पीछे की तरह थोड़ा झुका हुआ था एक प्राउड फीलिंग से। प्रांसिंग इट्स फोर लेग्स इन दी एयर, और उसके आगे की जो दो पैर थे वो आगे की तरफ उठे हुए थे। जैसे देखा होगा बहुत सारे हॉर्सेस एकदम जब खड़े हो जाते हैं पीछे के दो पैरों पर, तो आगे के दो पैर खड़े हुए होते हैं। एंड फ्लोरिशिंग इट्स टेल इन अ लूप। लूप यानी एक ऐसा, इस तरह से अपनी टेल को उसने कर लिया था, उसकी जो हॉर्स की जो टेल थी उस तरह से थी कुछ। Beside the horse stood a warrior with scythe-like mustachios. घोड़े के पास में एक वॉरियर भी खड़ा हुआ था। साइथ लाइक मुस्टैशियस यानी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं हंसिए दरांती की तरह, यानी खूब बड़ी बड़ी मूछें, ऐसे करके खूब बड़ी बड़ी मूछें थीं उसकी। बल्गिंग आइज एंड एक्वालाइन नोज। बल्गिंग आइज मीन्स बाहर को निकलती हुई आंखें, एंड एक्वालाइन नोज मतलब तोते की तरह मुड़ी हुई नाक। जैसे तोते की चोंच होती है बहुत मुड़ी हुई होती है नीचे की तरफ, तो उसकी नाक बहुत मुड़ी हुई शेप की जैसी थी, कुछ इस तरह से रही होगी। द हॉर्स इटसेल्फ वॉज सैड टू हैव बीन एज वाइट एज अ धोबी वॉश्ड सीट एंड हैड ऑन इट्स बैक अ कवर ऑफ प्योर ब्रोकेड ऑफ रेड एंड ब्लैक लेस। यानी इतना वाइट था, इतना सफ़ेद था, जैसे धोबी किसी सफ़ेद चादर को धोता हो। और उसकी बैक पर एक कवर था जो ब्रोकेट से सजा हुआ था। ब्रोकेट मतलब जरी का काम था उस पर। रेड एंड ब्लैक लेस, जो लेस लगी हुई थी और उस पर जरी का काम था। मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर। मैचिंग, और उस लेस की मैचिंग थी किससे? वॉरियर था, उसकी कमर में जो बेल्ट बंधी हुई थी, सैश यहाँ पर लिखा गया, बेल्ट जो बंधी हुई थी बिल्कुल उसी मैचिंग की थी। बट नन इन द विलेज रिमेंबर द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। एनी विलेजर डिड नॉट नोटिस द स्टैचू एंड दे डिड नॉट नो अबाउट द स्प्लेंडर ऑफ द स्टैचू। यानी उन्हें स्टैचू की इतनी बड़ी खासियत के बारे में पता ही नहीं था जितना राइटर ने यहाँ पर बताया हुआ है। इवन मुनि हु स्पेंट ऑल हिज वेकिंग आवर्स एट इट्स फुट नेवर बोदर्ड टू लुक अप। मुनि ने भी कभी बोदर नहीं किया, यानी परेशानी नहीं उठाई इसको देखने की। इट वॉज अनटच्ड इवन बाय द यंग वैंडल्स ऑफ द विलेज who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestone and inscribed lewd designs on all walls। यानी ये चीज़ को वो भी नोटिस नहीं कर पाए जो वेंडल्स थे, यानी जो आवारा लड़के गांव के, थोड़े शरारती टाइप के, जो गैश करते थे ट्री ट्रंक्स को नाइफ से, छुरी से खोद खोद के उसमें डिज़ाइन बना देते थे। कोई नाम लिखता था, कोई हार्ट बनाता था,
ठीक है, बिल्कुल आवारा टाइप के लड़के। और माइलस्टोन्स, यानी जो माइलस्टोन्स लगे होते थे, किलोमीटर वाले पत्थर, उन पर खुदाई करते थे, उन पर कुछ अजीब तरह की डिज़ाइंस वॉल्स पर बनाते रहते थे। यानी सारी खुरापाते वाले जो भी काम करते थे, उन लोगों तक ने हॉर्स की उस स्पेशलिटी को, उसके डिज़ाइंस को नहीं देखा। दिस स्टैच्यू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट वन टाइम व्हेन दिस स्पॉट बॉर्डर्ड द विलेज। यानी जब पॉपुलेशन गांव की थी उसके पास थी काफ़ी ये स्टैच्यू पहले, लेकिन अब वो स्टैच्यू अब गांव से दूर हो गई, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी सिमट के रह गई गांव में। जब यहाँ पर बॉर्डर बन गया तब मुनि sat at the foot of the statue watching his two goats graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes। तो मुनि तो बैठा हुआ था स्टैच्यू के फुट पर, अपनी बकरियों को ग्रेज कर रहा था, चराते हुए देख रहा था। एरिड सॉइल मीन्स ह्यूमिडिटी जिसमें थी, यानी थोड़ी नमी वाली मिट्टी। उसमें कैक्टस और लैंटेना बुशेस थी। कैक्टस मीन्स जो कटीला होता है, जिसे नागफनी बोलते हैं, उसकी झाड़ियाँ। लैंटेना बुशेस, एक लैंटेना का पेड़ होता है जो उसमें क्रिम्सन रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड उसका जो फ्रूट होता है ग्रीन रॉ होता है, एंड जब वो पक जाता है तो ब्लैक हो जाता है। गांव की साइड में बहुत देखने को मिलता है। तो उन झाड़ियों के बीच में वो सभी दोनों गोट्स चल रही थी। He looked at the sun, it had tilted westward, no doubt। यानी अब जो सन था वो वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ टिल्ट हो चुका था। बट इट वॉज नॉट टाइम येट टू गो बैक होम। लेकिन अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ था। भले ही दोपहर हो गया, दोपहर के पार टाइम चला गया, 2-3 बजे होंगे, लेकिन 2-3 बजे घर कैसे जाएगा, शाम तक जाना है, जैसा उसकी वाइफ ने कहा था। इफ़ ही वेंट टू अर्ली हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम। ये अगर जल्दी चला गया तो वाइफ खाना देगी नहीं। ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ हर टेम्पर एंड फील सिंपैथेटिक। उसने क्या सोचा, दैट ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ, यानी उसका दिमाग ठंडा हो जाए तब तक, और वो सिंपैथेटिक फील करने लगे अपने आप में, यानी थोड़ी दया आ जाए उसे मुनि पर। एंड देन शी वुड स्क्राउंज एंड मैनेज टू गेट सम फूड। और तब वो स्क्राउंज करेगी, मतलब काम करने जाएगी और कुछ ना कुछ खाना मैनेज करेगी मुनि के लिए। He noticed now a new sort of vehicle coming down at full speed। न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल, यानी बिल्कुल नए तरह का उसने एक व्हीकल देखा जो फुल स्पीड में इधर आ रही थी। इट लुक्ड लाइक बोथ अ मोटर कार एंड अ बस। मोटर कार और बस से मिलती जुलती चीज़ दिखी उसे। ही यूज्ड टू बी इंट्रिग्ड बाय द नॉवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स। यानी इंट्रिग्ड हो जाता था इससे, बहुत अट्रैक्टेड हो जाता था। नॉवेल्टी मीन्स जो नयापन है, जो न्यूनेस है, ऐसे स्पेक्टिकल्स यानी ऐसे सीन की, ऐसे सीन से वो बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाता था, बहुत ध्यान से देखता था। बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन एट द सोर्स ऑफ द रिवर ऑन द माउंटेन एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ पीपल एंड ट्रैफिक वेंट पास्ट हिम। बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन, यानी उसके देखने का जो काम था वो नदी की तरफ जा रहा था, नदी की तरफ देख रहा था, माउंटेन की तरफ देख रहा था, और कुछ लोग और ट्रैफिक जो आस पास से गुजर रहे थे उनको देख रहा था। गाड़ी पर उसका फोकस बाद में गया। एंड ही टुक इट ऑल कैजुअली एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ। तो उन सब चीज़ों को वो अपनी घर जाकर बताता था। लेटर इन द डे एवरीथिंग ही सॉ, जो कुछ भी देखता था दिन भर में, कि आज देखा इतना बढ़िया मैंने गाड़ी देखी, कि आज ये देखा वो देखा, कि आज ऐसा आदमी देखा, वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता था। टुडे वाइल ही ऑब्जर्व द येलो, जब उसने देखा कि एक पीले रंग की कार या गाड़ी, जो भी उसको समझ में आए, व्हीकल कमिंग डाउन, ही वॉज वंडरिंग हाउ टू डिस्क्राइब इट लेटर टू हिज वाइफ
when it sputtered and stopped in front of him. जब व्हीकल उसकी तरफ आ रहा था तो वो ये वंडर कर रहा था, हैरानी थी कि कैसे डिस्क्राइब करे अपनी वाइफ को, क्योंकि उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सी गाड़ी है जो आधी बस लग रही है आधी कार लग रही है। स्पटर्ड यानी जो उसके चलने की आवाज़ थी, तो उसके ही सामने आकर रुक गई। रेड फेस्ड फॉरेनर, अब यहाँ से बिल्कुल कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। रेड फेस्ड फॉरेनर हु हैड बीन ड्राइविंग इट गॉट डाउन एंड वेंट राउंड इट, स्टूपिंग, लुकिंग एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल। यानी वो नीचे उतरा, इसके चारों तरफ राउंड लिया, स्टूपिंग यानी थोड़ा नीचे झुका, देखा उसने, पोकिंग यानी उंगली डालकर इधर उधर देखा उसने गाड़ी में। दैन ही स्ट्रेटन्ड हिमसेल्फ अप, तब सीधा खड़ा हो गया। लुक्ड एट द डैशबोर्ड, स्टेयर्ड इन मुनीज डायरेक्शन। डैशबोर्ड यानी उसकी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है जहाँ मीटर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ उसने देखा, फिर मुनी को देखा। एंड अप्रोच्ड हिम, और फिर उसके पास पहुँच गया। तो आज हम यहाँ तक